भारतीय सेनाओं के लिए अब अगला सबसे बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार होने वाले वो सशस्त्र यूएवी यानी मेल ड्रोन, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये हमारी बॉर्डर सुरक्षा को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि इनसे न सिर्फ निगरानी की जा सकेगी बल्कि भारत अपने गुप्त मिशन भी बड़े आसानी से अंजाम दे सकेगा, वो भी बिना किसी के कानों कान खबर लगे। दोस्तों, यह सिर्फ सीमा पर निगरानी का मामला नहीं है, यह दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करने की सीधी और तात्कालिक क्षमता का मामला है। हम बात कर रहे हैं मेल ड्रोन की, जो ISR, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस, खुफिया, निगरानी और टोही के साथ साथ हमला भी कर सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की एक पूरी फ्लीट चाहिए जो हमारे युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से बने हों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत को तत्काल अपने स्वदेशी मेल ड्रोन पर दांव लगाना चाहिए, खासकर जब 31 MQ-9B ड्रोन का सौदा पहले ही हो चुका है। यह 87 अतिरिक्त मेल ड्रोन की खरीद का सवाल है जो तय करेगा कि क्या भारत रक्षा तकनीक में सचमुच आत्मनिर्भर बनेगा या सिर्फ विदेशी OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का असेंबली हब बनकर रह जाएगा। यह सीधी बात है। अब समय आ गया है कि हम अपनी लड़ाई के लिए अपने हथियार खुद बनाएं और किसी भी कीमत पर टेक्नोलॉजी की निर्भरता से बचें। अगर आप भारत की रक्षा शक्ति को सर्वोच्च देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब मेल ड्रोन की बात होती है तो अक्सर इजरायली, अमेरिकी या अब फ्रांसीसी ड्रोन की चर्चा होती है, लेकिन आपको समझना होगा कि हर देश की जरूरतें अलग होती हैं और यह फर्क सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। जिस UAV को हमास या हिजबुल्लाह जैसे छोटे समूहों के खिलाफ सीमित हवाई क्षेत्र में बनाया गया है, उसे सीधे पूर्वी लद्दाख की ऊंचाइयों या हिंद महासागर के विशाल फासलों में PLA, चीनी सेना या पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस्तेमाल करना आसान नहीं है। और इसलिए भारत को हमेशा अपनी जरूरतों के अनुकूल एक मेल ड्रोन की कमी महसूस हुई है। हमारा युद्ध क्षेत्र हिमालय की बर्फीली चोटियों, जहां इंजन की पावर घट जाती है, से लेकर थार के गर्म रेगिस्तान और इंडियन ओशन रीजन तक फैला हुआ है। पिछले कुछ समय से भारतीय सेनाएं कई तरह के UAV लीज पर लेकर ऑन परेड करती आई हैं, जिनमें से MQ-9B को छोड़कर बाकी कोई भी UAV हमारी ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट की कड़ी जरूरतों को पूरी तरह से नहीं पूरा कर पाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कोई भी सिस्टम जैसे मेल UAV ऐसा होना चाहिए जो हमारे तीनों सेनाओं की अलग अलग और कठोर जरूरतों, हिमालय, रेगिस्तान और समुद्र में ऑन ऑपरेशन कर सके। MQ-9B एक हाई एंड सैटेलाइट कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म है जो अर्जेंट और हाई वैल्यू ऑन ऑपरेशंस के लिए जरूरी है और इसलिए 31 यूनिट्स की डील फाइनल हुई है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि MQ-9B एक हाई कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, पर इसकी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक है और इसका उपयोग हर इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन के लिए किफायती नहीं है। उच्च तीव्रता वाले संघर्षों के लिए MQ-9B महत्वपूर्ण है, पर रूटीन निगरानी, गश्त या कम रिस्क वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहता। 30,000 फीट से नीचे की एल्टीट्यूड के लिए और जहां 24 घंटे की एंड्योरेंस अनिवार्य नहीं है, हमें एक ऐसा वर्क हॉर्स चाहिए जो लागत प्रभावी हो, सरल हो और पिस्टन इंजन से चल सके। इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक कई वर्षों से एक ऐसा मेल ड्रोन विकसित कर रहे थे जो भारत की ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर सके, और अब कई वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। समाचारों के अनुसार भारतीय सेनाओं के लिए 87 यूनिट मेल ड्रोन को हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस सूची में जिस सिस्टम का नाम अधिक सुर्खियों में है वह है तपस, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तपस UAV की असली ताकत क्या होगी और क्यों इसका ओपन आर्किटेक्चर चीन पाक की सबसे बड़ी तकनीकी चाल को फेल कर सकता है, इस पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। पर पहले यह जानना जरूरी है कि यह ड्रोन आखिर क्या है, ताकि आप समझ सकें कि यह क्यों और कैसे चीन पाक की तकनीकी चालों को नाकाम कर सकता है। दरअसल स्वदेशी विकल्पों की बात करें तो DRDO का तपस सबसे आगे है। तपस ने उड़ान नियंत्रण, पेलोड इंटीग्रेशन और ग्राउंड स्टेशन कनेक्टिविटी जैसी लगभग सभी प्रमुख तकनीकों को सफलतापूर्वक परखा है। आज की तारीख में तपस ने 28,000 फीट की ऊंचाई
और 18 घंटे की एंड्योरेंस हासिल कर ली है। यह लैब के नंबर नहीं बल्कि वास्तविक उड़ान डेटा है जिसे दर्ज किया गया है। जबकि तीनों सेनाओं की मांग 30,000 फीट की ऊंचाई और 24 घंटे की एंड्योरेंस की है, तपस फिलहाल उन दोनों मानदंडों में थोड़ा पीछे है। इसका मुख्य कारण मौजूदा इंजन और उसका वजन से पावर अनुपात है, लेकिन यह अंतर पाटा जा सकता है और डीआरडीओ उस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ पहले ही तपस पर एक महत्वपूर्ण वेट रिडक्शन एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। इसके लिए एरोस्पेस ग्रेड कंपोजिट और हल्के मटेरियल की पहचान की जा चुकी है जो एयरफ्रेम के कुल वजन को कम करेंगे। एक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है ताकि इन बदलावों को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके। इसका सीधा मतलब यह है कि पिस्टन इंजन के साथ भी ईंधन की बचत होगी और तपस को उसकी मौजूदा सीमा से ऊपर ले जाया जा सकेगा। अगर सेनाएं 97 यूनिट की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह विदेशी ओईएम पर निर्भर हो जाती है तो स्वदेशी प्रोजेक्ट बीच में रुक सकता है और भारत एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ खो देगा। ये एक गंभीर रणनीतिक गलती होगी क्योंकि तपस प्रोजेक्ट के साथ स्वदेशी इंजन का विकास भी जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पहले से ही एक 180 हॉर्स पावर के पिस्टन इंजन पर काम कर रही है जिसका परीक्षण चल रहा है। एक स्वदेशी एयरफ्रेम तपस को स्वदेशी एवियोनिक्स और स्वदेशी इंजन के साथ जोड़ना भारत को न केवल तकनीकी स्वतंत्रता देगा बल्कि भविष्य में निर्यात के रास्ते भी खोलेगा। विदेशी ओईएम से यूएवी खरीदने या असेंबल करने से हमें कभी भी कोर डिजाइन और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। वे हमें सिर्फ असेंबली के लिए पुर्जे भेजेंगे, हम यहाँ उन्हें जोड़ेंगे और सिस्टम महंगा हो जाएगा। भारतीय सेनाओं को सिस्टम महंगा मिलेगा लेकिन देश में किसी भी तरह की तकनीकी प्रगति नहीं आएगी। मेक इन इंडिया का लक्ष्य सिर्फ असेंबली नहीं होना चाहिए बल्कि स्वदेशी डिजाइन और उत्पादन होना चाहिए। अब सवाल उठता है, तपस की असली ताकत क्या है जो इसे चीन और पाकिस्तान की जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल रणनीतियों के सामने गेम चेंजर बना सकती है? जवाब है डीआरडीओ का फोकस ओपन आर्किटेक्चर और सिस्टम ऑफ सिस्टम्स पर। तपस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो किसी भी नए स्वदेशी सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट या गाइडेड हथियार को आसानी से इंटीग्रेट कर सके। विदेशी यूएवी में यह ओपन आर्किटेक्चर अक्सर नहीं मिलता या मिलता भी है तो बड़ी कीमत और विदेशी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यही विदेशी निर्भरता हमें सबसे खराब समय में पंगु बना सकती है। तपस क्योंकि यह हमारा अपना सिस्टम है, हमें ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, डेटा लिंक आवृत्ति और एवियोनिक्स कोड पर पूरा नियंत्रण देता है और यह नियंत्रण वास्तविक संघर्ष में बड़ा रणनीतिक लाभ देता है। स्वदेशी विकास से भारत में एक सच्चा रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम बनेगा। तपस प्रोजेक्ट अन्य महत्वपूर्ण ऑफशूट्स को भी बढ़ावा दे रहा है जैसे कि आर्चर एनजी जो एक और सशस्त्र यूएवी है और जिसकी पहली उड़ान भी हो चुकी है। यह एक चेन रिएक्शन है। एक सफल मेल यूएवी परियोजना अगली पीढ़ी के यूएवी, यूसीएवी और यहां तक कि लड़ाकू विमानों के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास कराती है। अगर मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली करवा रहे हैं तो यह लॉजिकल नहीं है। बेहतर है या तो पूरा सिस्टम विदेशी से खरीद लिया जाए या फिर स्वदेशी रूप से डिजिटल कंट्रोल और डिजाइन हासिल किया जाए ताकि तकनीक हमारे पास रहे। तपस हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां हम भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, न कि सिर्फ हार्डवेयर। यह अब मंत्रालय और सरकार की अग्नि परीक्षा है। क्या वे 31 MQ-9B डील के बाद भी 87 अतिरिक्त मेल ड्रोन की रिक्वायरमेंट के लिए निर्णायक रूप से स्वदेशी तपस या अन्य भारतीय विकल्पों का समर्थन करेंगे, या फिर वे सिर्फ विदेशी सिस्टम्स को असेंबल करने तक सीमित रहेंगे जिससे हमारी तकनीकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी? यह निर्णय सीधा है, आत्मनिर्भरता या निरंतर निर्भरता। भारतीय सेनाओं को अपनी क्षमताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें वह फैसला लेना होगा जो दीर्घकालिक सुरक्षा और तकनीकी नियंत्रण प्रदान करे। इसी के साथ आज के इस जबरदस्त विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और जय हिंद लिखना न भूलें।